So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the fifth chapter, that is the coordination compounds. This unit will be very important, and if you have not yet watched the first 4 chapters, the link of the same is given in the description box below. So let's start with question number first. Question number first जो आपका है, that is you have to just give examples of unidentate, bidentate, polydentate, ambident, chelating and flexidentate ligand, similarly sigma and pi donor, right? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से ये लिगेंड्स होते हैं और इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज़ द यूनिडेंटेट, राइट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका, और पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड्स. देखो यूनिडेंटेट लिगेंड्स जो है आपके सिंपली ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, राइट? सो दैट एक्चुअली लिगेंड क्या होता है, हर एक को पता होना चाहिए. लिगेंड जो है दैट सिंपली एनी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज विल एक्ट एज योर लिगेंड, राइट? तो यूनिडेंटेट वो होगा जो वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपल इसकी एग्जांपल आप याद रखेंगे. जैसे आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, इट एक्ट्स एज यूनिडेंटेट, है ना? जैसे आपके पास है अमोनिया, दैट्स NH3. जैसे आपके पास है कार्बन मोनोक्साइड, ये सभी न्यूट्रल लिगेंड्स है. सिमिलरली यू कैन आल्सो हैव एनायोनिक वंस लाइक हाइड्रोक्साइड, आपके पास है OH नेगेटिव, CN नेगेटिव है, राइट? जिसके लिए आप नाम यूज़ करते हैं सायानिडो, है ना? तो ये हर एक को याद होना चाहिए. सिमिलरली एसिटेट आयन है, दैट CH3CO नेगेटिव है आपके पास. जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है आपके पास. ये सभी जो है दे आर जस्ट योर मोनोडेंटेट लिगेंड्स, राइट? अब उसके बाद हम देखेंगे बाइडेंटेट, जिनको हम कहते हैं डाइडेंटेट, राइट? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा डाई, और यू कैन आल्सो राइट देम एज बाइडेंटेट. तो ये कौन से लिगेंड्स होते हैं? सिंपली दोज लिगेंड्स विच विल जस्ट फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट? मेटल के साथ, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई लिगेंड बना रहा है तो उसको बाइडेंटेट कहेंगे, इजंट इट? जैसे आपके पास है EN किसके लिए सिंबल होता है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा. इट इज सिंपली ईथेन 1,2 डायमाइन. इट इज जस्ट लाइक दिस. जैसे अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है और बीच में CH2 है. तो इसको कहा जाता है, सिंपली इसका नाम आप याद रखेंगे, इट इज़ ईथेन, IUPAC नाम इसका, 1,2 डायमाइन, राइट? ईथेन 1,2 डायमाइन, ये आपका है बाइडेंटेट लिगेंड. सिमिलरली GLY अगर हम लिखेंगे, अनदर बाइडेंटेट लिगेंड, इट इज़ द ग्लाइसिनेटो, है ना? ग्लाइसिनेट एक्चुअली कहाँ से निकला है? ग्लाइसिन से. ग्लाइसिन इट इज़ जस्ट लाइक दिस, दैट इज CH2COH, है ना? और यहाँ पे NH2 ग्लाइसिन इसको कहा जाता है. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लिखेंगे NH2 CH2 उसके बाद COO नेगेटिव, तब इसको पढ़ेंगे हम ग्लाइसिनेटो, और वही एक्ट करता है एज लिगेंड. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे कौन डोनर एटम्स है, मतलब कौन कौन बनाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना? वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आप याद रखेंगे, दैट इज़ DMG. बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड रहेगा, दैट इज़ किसी वक्त ये पूछा जाएगा, है ना? दैट इज़ डाईमिथाइल ग्लाइऑक्समेट, है ना? तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, शेप, ये ऐसे है, जस्ट लाइक दिस. देयर आर 2 मिथाइल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्समेट लाइक दिस, CH3. उसके बाद यहाँ पे कार्बन है ये, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड N एंड OH, है ना? और सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N एंड OH. तो यहाँ से इस लिगेंड को बनाया जाता है. सिंपली अगर ये प्रोटॉन देगा H पॉजिटिव तो यहाँ पे ये बनेगा OH नेगेटिव, ठीक है ना? फिर उसको पढ़ेंगे उस वक्त डाईमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो, है ना? क्योंकि नेगेटिवली चार्जड लिगेंड है, तो इसको आप याद रखेंगे. और यहाँ पे भी मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे कौन से 2 डोनर एटम्स है. क्या 2 ऑक्सीजन है जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? क्या 2 नाइट्रोजन है, या 1 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसको. नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे, जैसे आपके पास है OX कौन सा होता है? इट्स आल्सो योर बाइडेंटेट. ऑक्सिलेटो है ना? ऑक्सिलेटो आयन. तो कैसे दिखाएंगे इसको? सिंपली जस्ट लाइक ऑक्सैलिक एसिड से निकला है, दैट इज़ COH, है ना? और यहाँ पे भी COH, ये ऑक्सैलिक एसिड है. और यहाँ पे अगर ये 2 प्रोटॉन निकालेंगे हम, तो तब कैसे लिखेंगे इसको? CO नेगेटिव, तो दैट्स योर ऑक्सिलेटो आयन, राइट? तो ये भी आपका क्या है? बाइडेंटेट. सिमिलरली अगर आपके पास है सल्फेट SO4 नेगेटिव, तो ये भी आपका जो लिगेंड है, दिस इज आल्सो योर बाइडेंटेट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो आपका लिगेंड है, दैट इज़ द पॉलीडेंटेट लिगेंड. अब देखो पॉलीडेंटेट में सिंपली आप याद रखेंगे कि इसमें बहुत सारे लिगेंड आपको आ जाएंगे. जैसे अगर हम बात करेंगे डाई EN की,
देखो ये यहाँ पे ये क्या था, ईथेन 1,2 डाइअमाइन, राइट, ये बाइडेंटेट था। अब ये डाई-EN है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये जो है 2 यूनिट्स यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ NH2, उसके बाद CH2 और फिर से यहाँ पे NH और इसके साथ फिर से CH2 और उसके बाद NH2। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दैट एक ये है डोनर एटम, ये नाइट्रोजन 3 है यहाँ पे, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। सो इट इज़ योर जस्ट ट्राइडेंटेट लिगेंड, है ना, ट्राइडेंटेट लिगेंड है ये आपका। और ट्राइडेंटेट भी क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेट, इजंट इट। तो ये है आपका पॉलीडेंटेट, और इस पॉलीडेंटेट लिगेंड को बताएंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्राई-इन, है ना, ट्राई उसके बाद EN, तो मुझे ज़रा बताओ कौन सा लिगेंड होगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ NH2 है और उसके बाद CH2 उसके बाद यहाँ पे फिर से NH और उसके बाद CH2 और उसके बाद फिर से NH, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे CH2 एंड NH2। ज़रा बताओ मुझे, इसमें 4 नाइट्रोजन डोनर एटम्स है, 1 2 3 एंड 4। तो दैट मीन्स ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो डेफिनेटली क्या नाम बताएंगे इसका आप, इट इज़ डेफिनेटली यूर टेट्राडेंटेट, है ना, टेट्राडेंटेट लिगेंड ये आपका होगा टेट्राडेंट, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एडिटा, दैट इज़ EDTA। तो एडिटा भी एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है और ये आपका हेक्साडेंटेट होता है। हेक्साडेंटेट मतलब ये बनाएगा डेफिनेटली हाउ मेनी, इट विल फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो एडिटा है क्या है ये, इट इज़ इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। मतलब NH नाइट्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे CH2, उसके बाद फिर से CH2, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ एसिटेट आयन है, जस्ट लाइक दिस CH2, इट विल बी CO नेगेटिव, है ना, टेट्रा एसिटेट। तो मतलब ये 4 यूनिट्स होंगे यहाँ पे CH2 CO नेगेटिव, और यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन के साथ क्या क्या होगा, एक होगा CH2 CO नेगेटिव, है ना, और यहाँ पे भी आपका CH2 और CO नेगेटिव। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और कहाँ से बनाएगा, एक तो 2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 2, और फिर 4 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट देयर आर 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा एडिटा, इसको आप याद रखेंगे, ये आपका रहेगा पॉलीडेंटेट। उसके बाद आपको पूछा गया था व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट बताओ या एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो एम्बिडेंटेट एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट डाउन करेंगे कि ये लिगेंड जो आपका होता है ये भी क्या होता है, ये भी मोनोडेंटेट ही होता है। तो फिर एम्बी का क्या मतलब, यहाँ पे मोनोडेंटेट है, इसके अंदर होते हैं एक्चुअली 2 डोनर एटम्स, राइट, डोनर एटम्स या 2 डोनर साइट्स यहाँ पे होते हैं। बट आप याद रखेंगे कि एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मेटल है और यहाँ पे इसके साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, मेटल के साथ। और ये कौन सा CN लिगेंड है ना, सायानो लिगेंड है या सायानिडो जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब इसी को अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि यहाँ पे NC लिखूँ, है ना, आइसोसायानो, राइट, दैट इज़ ये CN है, सायानो है ना, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे NC नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो दैट मीन्स ऐसा लिगेंड जो होगा इसको एम्बिडेंट लिगेंड कहा जाता है या एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये मतलब इसके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, 2 डोनर एटम्स होते हैं। यहाँ पे कार्बन पे भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी है, पर एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो मतलब ये मोनोडेंटेट ही कहलाएगा, राइट। तो एम्बिडेंटेट ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं पर एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे CN है एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल जैसे ONO है हमारे पास, जैसे मेटल है और यहाँ पे ये ONO है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अगर मैं इसी को दिखाऊं, यहाँ पे मेटल है और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज़ NO2। नाइट्रोजन ने यहाँ पे क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इसको जब हम नाम इसका लिखते हैं तो नाइट्राइटो OH लिखते हैं, ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और इसके लिए लिखेंगे नाइट्राइटो N, मतलब नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे एम्बिडेंटेट लिगेंड की, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे CNO है ना, SCN,
SCN दैट इज़ थायोसायानेटो, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है सल्फर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ यहाँ पे NCS, राइट, NCS का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो मतलब ये जो SCN लिगेंड है आपका थायोसायानेटो, तो ये आपका है एम्बीडेंटेट लिगेंड, राइट, एम्बीडेंट और एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट लिगेंड पे आ जाते हैं जो आपको दिया गया था। दैट मीन्स यू हैव टू टेल हियर दैट व्हाट इज़ योर चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है ना, चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जो एक्चुअली जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाएगा रिंग, यूजुअली 5 और 6 मेंबर रिंग ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देंगे, जैसे आपके पास है ईथेन है ना, 1,2 डायमाइन, जो अभी मैंने बताया EN लिगेंड, ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है और ये दिखाएगा चिलेट इफेक्ट। ये क्या दिखाएगा, इस इफेक्ट को कहा जाता है चिलेट इफेक्ट, वो भी आप याद रखेंगे। तो देखो अगर ये आपके पास मेटल है, लेट्स से निकल है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे भी है ना, और यहाँ पे क्या होता है फिर CH2 और यहाँ पे भी CH2। तो मुझे बताओ ये क्या बना, ये बना 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे NH2 है, ये आप बाद में इसको डिटेल में दिखा सकते हैं, NH2 है यहाँ पे। तो ये आपका EN लिगेंड है, मतलब इसने 5 मेंबर रिंग बनाई, राइट, किसके साथ, निकल के साथ। सो दैट मीन्स ये चिलेटिंग लिगेंड है। तो जो भी 5 और यूजुअली 6 मेंबर रिंग ये बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स, राइट। और इस इफेक्ट को बताया जाएगा चिलेट इफेक्ट। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें सिमिलरली यू कैन गिव अनदर एग्जांपल दैट इज़ डाई-EN, सिमिलरली ट्राई-EN, ये सभी बना सकते हैं रिंग सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये चिलेटिंग लिगेंड्स है। और चिलेट्स जो होते हैं आप याद रखेंगे ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें ये 5-6 मेंबर रिंग बनती है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ यू हैव टू टेल एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लेक्सीडेंटेट। तो ऐसे कौन से लिगेंड्स होते हैं जिनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा EDTA, मैंने बताया ये हेक्साडेंटेट है, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो पर इसके अलावा ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी किसी वक्त बनाता है किसी कम्प्लेक्स में, किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये किसी वक्त 4 मेंबर्ड मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। तो दैट मीन्स ये फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे ये 6 भी बना सकता है, मतलब इट कैन एक्ट एज यूर हेक्साडेंटेट, इट कैन एक्ट एज यूर पेंटाडेंटेट, इट कैन एक्ट एज यूर टेट्राडेंटेट। तो ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं इनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें मैं दे रहा हूँ दैट इज़ यूर फ्लेक्सीडेंटेट। जैसे अभी मैंने बताया आपको दैट इज़ SO4 जो आपका है 2 नेगेटिव सल्फेट। मैंने बताया था आपको दैट ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है। बट इट कैन आल्सो एक्ट एज यूर मोनोडेंटेट, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी किसी कम्प्लेक्स में ये बनाता है। तो मतलब वहाँ पे ये एक्ट क्या करता है, इट कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट। तो तब दैट मीन्स क्या बिहेवियर ये शो करता है, फ्लेक्शनल बिहेवियर। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स तभी इनको कहते हैं कि ये फ्लेक्शनल बिहेवियर यहाँ पे शो करते हैं, मतलब ये बाइडेंटेट भी एक्ट कर सकता है, मोनोडेंटेट भी। जैसे EDTA इट कैन एक्ट एज यूर हेक्साडेंटेट एज वेल एज पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो इनको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका फिक्स्ड नहीं होता है। किसी कम्प्लेक्स में ये जैसे EDTA 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, किसी में 4 भी, किसी में 6। और यूजुअली होता है ये हेक्साडेंटेट। EDTA इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पूछा गया था दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर व्हाट इज़ सिग्मा एंड पाई डोनर लिगेंड्स, है ना। सिग्मा डोनर, पहले इसी को देखते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड, ठीक है। देखो जैसे आपके पास है वाटर और अमोनिया मॉलिक्यूल। मुझे बता दो ये जो वाटर आपका है ना, और अमोनिया जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये होते हैं आपके सिग्मा डोनर, है ना। ये तो यहाँ पे इनके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई डोनर ये नहीं हो सकते हैं, ये सिंपली है सिग्मा डोनर। इनको आप याद रखेंगे। पर नेक्स्ट आप याद रखेंगे आपके पास होता है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये तो सिग्मा डोनर है पर उसके अलावा ये पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल यहाँ पे आप याद रखेंगे, जस्ट वी आर हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या है,
ट्रिपल बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, मतलब पाई बॉन्ड है यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर है, मतलब ये सिग्मा डोनर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। पर मुझे बता दो इसके अलावा पाई बॉन्ड अगर इसके अंदर है तो मतलब पाई स्टार भी होगा ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसमें ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो दैट मीन्स इट्स आल्सो योर पाई एक्सेप्टर। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। एक और यहाँ पे आप याद रखेंगे, दैट इज़ पाई एक्सेप्टर पाई डोनर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पाई एक्सेप्टर मतलब पाई में ये एक्सेप्ट भी कर सकता है पाई एंटी बॉन्डिंग में, और ये पाई डोनर भी होते हैं। तो ऐसे कौन से लिगेंड्स होंगे, जैसे डेफिनेटली आपके अल्कीन्स, जैसे इथाइलिन है ना, ये जो इथीन है इसमें पाई बॉन्ड है ना, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ये एक्ट कर सकता है एज योर लिगेंड, सो इट इज़ योर पाई डोनर। पर इसके अलावा पाई बॉन्ड अगर है तो मुझे बता दो इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, उसमें ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये पाई एक्सेप्टर भी है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। सिमिलरली जैसे बेंजीन C6H6, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है, इट विल आल्सो एक्ट एज योर पाई एक्सेप्टर एज वेल एज पाई डोनर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल हर एक तरह के लिगेंड्स की आप याद रखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, लिगेंड को सिंपली आप डिफाइन करेंगे, इट इज़ जस्ट योर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको निकालना है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको IUPAC नेम भी बताना है फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस का। तो कम्प्लेक्सेस क्या क्या है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं पर यहाँ पे मैं वो कम्प्लेक्सेस लिखूंगा जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक कम्प्लेक्स आपको दे रहा हूँ, इट इज़ सिंपल कम्प्लेक्स, कोबाल्ट का है CO, और यहाँ पे ये EN लिगेंड है और ये 3 है, राइट। तो ज़रा बताओ मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, ज़रा डिफाइन करो। इट इज़ सिंपली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे किसके साथ, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ या आयन के साथ। तो मुझे बता दो ये EN कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट, और ये 3 है ना, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 कितने बनाएंगे 6, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ज़रा बताओ, यहाँ पे सिंपल है, EN आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो चार्ज यहाँ पे कम्प्लेक्स पे है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो दैट मीन्स +3 आप लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्या मुझे आप बता सकते हैं ये जो कम्प्लेक्स है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इज़ इट होमोलैप्टिक और हेटेरो। तो आप लिखेंगे इसको दैट ये जो कम्प्लेक्स है इट इज़ होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक जो है इसको आप याद रखेंगे। होमोलैप्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे सभी लिगेंड्स जो है एक जैसे है, ऑल लिगेंड्स आर सेम। जब सभी लिगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे, उसको बताएंगे होमोलैप्टिक। और अगर कोई डिफरेंट है, लिगेंड्स अगर सेम नहीं है, तो उसको बताएंगे हेटेरोलैप्टिक, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका नाम बता सकते हैं आप, इसका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे 3 है और ये जो लिगेंड है इसमें ऑलरेडी क्या आता है, देखो ये अभी मैंने बताया इथेन 1,2 डाई इसके अंदर ऑलरेडी आया, तो दैट मीन्स ये प्रीफिक्स आप यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। जैसे 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बिस, है ना, 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं ट्रिस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट मीन्स यू आर जस्ट राइट इट इज़ ट्रिस, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस में लिखते हैं दैट्स आप लिखेंगे इसको इथेन, ठीक है, इथेन 1,2 डायअमाइन, इथेन 1,2 इथेन 1,2 डायअमाइन, राइट। और उसके बाद आप लिखेंगे इसको कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखा जाता है रोमन न्यूमेरल, दैट इज़ 3rd, और उसके बाद ये पूरा आयन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको आयन, तो दैट मीन्स द नेम विल बी ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट 3rd आयन, ठीक है। पहले यूज़ किया जाता था EN के लिए इथाइलिन डायअमाइन, पर अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC नेम्स आप ये यूज़ करेंगे, दैट इज़ द इथेन 1,2 डायअमाइन, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट कम्प्लेक्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। अगर आपके पास है पोटेशियम की 3 और उसके बाद यहाँ पे लिखा है दैट इज़ FeOH होल थ्राइस, ठीक है। ज़रा बताओ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो OH बाइडेंटेट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा ना, दैट इज़ जस्ट 3 2 जार 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 होगा, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो नेक्स्ट ज़रा मुझे बता दो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका है वो आ जाएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर विल कम आउट टू बी +3। ये आप निकालेंगे खुद, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है बताओ दो सेम तरह के लिगेंड्स है यहाँ पे, तो कैसा होगा ये आपका होगा होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स, राइट।
अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द नेम। ज़रा बता सकते हैं आप मुझे, पहले इसका नाम कैटायन का नाम पहले दिया जाता है तो आप लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, है ना। चाहे ये पोटेशियम यहाँ पे 3 है ना, K3, अगर ये K2 होता, K1 होता या K4, तब भी आप क्या लिखते, पोटेशियम। आप कभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे ट्राई पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम, नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है, पोटेशियम लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इट इज़ जस्ट 3 है यहाँ पे तो आप लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो, है ना, ऑक्सलेटो एनायोनिक लिगेंड है ना, ओ पे एंड हो जाएगा। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे फेरेट, ऑक्सलेटो फेरेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ 3rd, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अच्छा, यहाँ पे फेरेट क्यों लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका एनायनिक पार्ट है, मतलब मेटल जो है, यहाँ पे कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि अगर इसको आप आयोनाइज करेंगे K पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, 3 नेगेटिव एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्ट चार्ज। सो दैट्स वाई यहाँ पे फेरेट इसको आप लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे आईयूपीएसी नेम आना चाहिए देना। तो नेक्स्ट कम्प्लेक्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कम्प्लेक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। अगर ये आपके पास कम्प्लेक्स दिया गया है निकल का, इट इज़ निकल, देन इट इज़ लेट्स से Py, देन इट इज़ लेट्स से Cl, ठीक है। और यहाँ पे NH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे इस पे है 2 पॉजिटिव, ठीक है, 2 पॉजिटिव। या लेट्स से यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है यहाँ पे, लेट्स से इट्स मोनोवैलेंट पॉजिटिव, पूरे कम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे बता दो इसका नाम क्या आ जाएगा, पहले बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ये भी मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट, और ये भी आपके मोनोडेंटेट, और ये 2 है यहाँ पे 3 4, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, देखो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और इस पर -1 चार्ज है, तो इक्वलिटी के वहाँ +1, तो डैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। आई होप कि ये आप निकाल सकते हैं, इजी है। चलो मुझे बता दो यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा फिर, है ना। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप पहले आप लिखेंगे डायअमाइन, है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आप लिखेंगे डायअमाइन, और उसके बाद आप लिखेंगे क्लोरिडो, राइट, क्लोरिडो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद आप लिखेंगे पायरिडीन, उसके बाद आप लिखेंगे निकल, एंड देन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ 2nd, और उसके बाद ये आयन है तो यहाँ पे आयन आप लिखेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि पहले यूज़ किया जाता था क्लोरो, पर अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी वी यूज़ द क्लोरिडो, है ना, जैसे सायानिडो, राइट। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ से, जो ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ लिगेंड्स है, ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको बताया जाता है कोऑर्डिनेशन सेफियर। इस टर्म को याद रखेंगे, दैट दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन सेफियर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन सेफियर। किसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन सेफियर, फिर से रिपीट करो इसको, कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन, और इसके साथ जो लिगेंड्स है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसको कोऑर्डिनेशन सेफियर कहा जाता है। और जो बाहर होता है आयन, उसको काउंटर आयन कहा जाता है, ठीक है, या आयोनाइजेशन सेफियर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं कम्प्लेक्स दे रहा हूँ और उसका आप मुझे बताएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कम्प्लेक्स आपको दे रहा हूँ, दैट इज़ लेट्स से यू आर हैविंग कॉपर, Cu है, और उसके बाद यहाँ पे NH3 है होल 4, राइट, SO4। इसका बता दो, है ना, सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे होगा कितना होगा, 4 होगा सिंपली। और ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा +2, है ना। और ये भी आपका कैसा होगा, इट्स आल्सो योर होमोलैप्टिक, होमो ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के लिगेंड्स है, दैट्स योर NH3 लिगेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है इसका आईयूपीएसी नेम, है ना, पहले कैटायन का नाम दिया जाता है, तो ज़रा बताओ कैसे नाम देंगे। सिंपली आप लिखेंगे टेट्राअमाइन, और उसके बाद आप लिखेंगे कॉपर 2nd, और उसके बाद सिंपली लिखेंगे इसको सल्फेट, SO4 जो आपका क्या है, सल्फेट, राइट। तो ये इसका होगा करेक्ट आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ पे लेट्स सी की 4 है, राइट, और उसके बाद यहाँ पे Fe है, और उसके बाद CN6। तो ज़रा बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी क्या होगा, 6 लिगेंड्स है और 6 के 6 मोनोडेंटेट है, तो 6।
ऑक्सीडेशन नंबर जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी +2, ये आपको आना चाहिए। और सभी सेम लिगेंड्स है तो ये भी आपका कैसा होगा, होमोलैप्टिक होगा, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका नाम जो है मैंने अभी बताया, पहले क्या लिखेंगे आप, पहले सिंपली आप लिखेंगे पोटेशियम, राइट, और उसके बाद यहाँ पे 6 है तो आप लिखेंगे हेक्सा। देखो पहले सायानो लिखा जाता था, अब क्या लिखेंगे, सायानिडो, है ना, जैसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आप ये याद रखेंगे, सायानिडो। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे फेरेट, और उसके बाद आप लिखेंगे सेकेंड, ठीक है, बस इतना इसका नाम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आयन नहीं है, ये पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दैट इज जस्ट सिंपल, निकल है और कार्बन मोनोक्साइड है, होल 4, यहाँ पे कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंपली टेट्रा कार्बोनाइल, है ना। कार्बोनाइल यूज़ किया जाता है किसके लिए, कार्बन मोनोक्साइड के लिए, जब ये लिगेंड होगा CO, कार्बन मोनोक्साइड, सो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, उसके बाद आ जाएगा निकल सिंपली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये कार्बन मोनोक्साइड आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और कम्प्लेक्स एंड द लास्ट वन, दैट इज़ पोटेशियम। ये कम्प्लेक्स आपके NCERT टेक्स्ट पे दिया गया है ना। ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके NCERT टेक्स्ट से लिए गए हैं, क्योंकि यही बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे पूछा जाता है कोई कम्प्लेक्स तो आपको आना चाहिए उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, और सिंपली आपको ये भी आना चाहिए बताना इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो ज़रा बताओ मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा ना, बताओ क्यों, क्योंकि 2 ये है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। ये C2O4 कौन सा है, ये आपका OX है, दैट्स ऑक्सीलेटो, है ना। C2O4 जो आपका है ऑक्सीलेटो है, किसी वक्त ऐसे लिखा जाता है, किसी वक्त ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, चाहे ऐसे लिखा होगा या ऐसे, ऑक्सीलेटो है ये। और ये बाइडेंटेट होता है, मतलब कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2, 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप यहाँ पे निकालेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी +3, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट है IUPAC नेम, ज़रा बता दो क्या लिखेंगे। पहले सिंपल है, पहले आप लिखेंगे पोटेशियम, है ना, पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है तो पोटेशियम है, और अब ये पूरा एनायनिक पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो ऑक्सीलेटो भी है और वाटर भी है, वाटर के लिए आप क्या लिखते हैं, एक्वा, तो पहले आप लिखेंगे यही डाई एक्वा, 2 है ना, डाई एक्वा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लिखेंगे, मुझे बता दो ये 2 है ऑक्सीलेटो, तो आप क्या लिखेंगे, डाई ऑक्सीलेटो, राइट, डाई ऑक्सीलेटो। और उसके बाद आप लिखेंगे क्रोमेट, राइट, डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, तो ऐसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल। और उसके बाद देखो ये क्या है, वाटर है ना, तो इसको लिखना है आपको यहाँ पे हाइड्रेट, इसको लिखेंगे हाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रेट। तो जब भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं कम्प्लेक्स से बाहर तो उसके लिए आप लिखेंगे हाइड्रेट, चाहे वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हों, 3 हो, 4 हों, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था दैट पोटेशियम जो है, चाहे वो K1 हो, K2, K3, K4, तब भी आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम। वैसे यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल 1 हो, 2, 3, 4, आप तब भी लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रेट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट इज यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज आइसोमर्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखेंगे और आपको आना चाहिए यहाँ पे देना एग्जाम्पल, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एक्चुअली डिफरेंट आयोन्स देंगे जब इनको किसी भी एक्वस मीडियम में डाला जाता है। तो यहाँ पे ये आयोनाइज होके सिंपली क्या देंगे आपको, ये देंगे डिफरेंट आयन्स। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट टेक दिस इज़ माई कोबाल्ट, राइट, उसके बाद यहाँ पे NH3 लिगेंड है 5 टाइम्स, राइट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स से Br है, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सल्फेट आयन है। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ कोबाल्ट है और उसके बाद NH3 है 5, सल्फेट को मैंने अंदर लाया, ठीक है, और Br बाहर, Br यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो मुझे बता दो यहाँ पे जब आप इन कम्प्लेक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका कलर भी डिफरेंट होता है। जैसे ये जो मैंने पहला कम्प्लेक्स लिखा, इसका होता है रेड वायलेट कलर,
रेड वायलेट कलर, और ये पूरा होता है रेड, इसका पूरा कलर होता है रेड कलर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, जब आप देखेंगे दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, राइट, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये क्या है, आपके आइसोमर्स है ना, जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है वो आपके आइसोमर्स होते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, क्यों है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि जब इनको आप किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, ये कौन सा आयन देगा, ये देगा यहाँ पे डेफिनेटली सल्फेट 2 नेगेटिव, और यहाँ पे इस पूरे कम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे ये देगा Br नेगेटिव आयन, और यहाँ पे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ये टेस्ट कैसे किया जाता है, मतलब ये डिफरेंट आयन्स दे रहे हैं, वो आपको कैसे पता चल जाएगा, उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका पहला कम्प्लेक्स है, सल्फेट आयन को डिटेक्ट करना है, ठीक है, सल्फेट आयन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, तो सिंपली इसमें आप ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड। अगर आपने बेरियम क्लोराइड इस कम्प्लेक्स में डाला, ठीक है, एक्वस मीडियम में, तो ये बेरियम आयन यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से सल्फेट आयन तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, और ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी। तो वाइट पीपीटी से पता चल जाता है कि इसने सल्फेट आयन दे दिया, राइट, इजंट इट। तो यहाँ पे ज़रा मुझे बता दो, अगर ये कम्प्लेक्स अब आपके पास है, लेट्स से आपके पास ये वाला है दूसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, सिंपली आप क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3, तो यहाँ से Ag आयन आ जाएगा, Ag पॉजिटिव, और यहाँ से Br नेगेटिव, तो AgBr बन जाएगा। इसका कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। तो इससे ऐसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये डिटेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, हॉट्स, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके टेक्स्ट पे जो क्वेश्चन दिया गया है, जब आप देखेंगे एक्सरसाइजेज में, बस यहाँ पे Br के बदले लिखा है Cl, तो आपको आना चाहिए, बहुत ही ईजी है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने Br लिखा, लेट्स से एग्जाम में आ गया कि ये कम्प्लेक्स आपको दिया गया है पर Br के बदले Cl है, और यहाँ पे भी क्या है, दूसरा दिया गया है, यहाँ पे भी जो Br है इसके बदले यहाँ पे Cl दिया गया है, तो आपको तो आना चाहिए ना बताना कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। बहुत ही ईजी है। अगर डिफरेंट आपके पास ऐसे कम्प्लेक्सेस है जो डिफरेंट आयन्स देंगे एक्वस मीडियम में, तो आपको आना चाहिए बताना कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया था दैट यू हैव टू जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रेट आप तब बताते हैं जब वाटर एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, और सॉल्वेट आप तब बताएंगे जब कोई अदर सॉल्वेंट होगा, जैसे अमोनिया है ना। तो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स जो होते हैं ये सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हाइड्रेट तब यूज़ करेंगे जब वाटर। अब देखो ये आइसोमर्स कहाँ पे डिफ़र होते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। दे एक्चुअली डिफ़र इन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है एक्टिंग एज लिगेंड। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास है क्रोमियम, राइट, और यहाँ पे मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एक्टिंग एज यूर लिगेंड, और ये ब्रैकेट के अंदर है, और फिर Cl3 यहाँ पे लिखा गया। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ क्रोमियम है मेरे पास, वाटर है यहाँ पे 5 और एक Cl है एक्टिंग एज लिगेंड, और बाहर है आपके पास Cl2 एंड देयर इज़ आल्सो वाटर मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ आपके पास क्रोमियम है, और यहाँ पे वाटर सिर्फ 4 है वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एक्टिंग एज यूर लिगेंड, और Cl2 है, राइट। और उसके बाद बाहर जो है देयर विल बी 1 Cl एंड देयर विल बी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर है, कम्प्लेक्स से बाहर। अब बताओ मुझे, यहाँ पे बहुत ही ईजी है ना। देखो यहाँ पे तीनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इन तीनों कम्प्लेक्सेस की है वो क्या है, सेम है ना। पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस कहाँ पे है, दे डिफर एक्चुअली इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज लिगेंड। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो मतलब ये हाइड्रेट आइसोमर्स है। यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं लिगेंड, यहाँ पे सिर्फ 5 ही वाटर मॉलिक्यूल्स है विच एक्ट एज लिगेंड, यहाँ पे 4 ही है। तो ये डिफर कहाँ पे हो रहे हैं, दे डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज योर लिगेंड, सो दे आर योर हाइड्रेट आइसोमर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनका कलर भी डिफरेंट होता है। जैसे ये जो पहला कम्प्लेक्स मैंने लिखा है इसका वायलेट कलर होता है, जो मैंने दूसरा लिखा है इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है ना, ब्लू ग्रीन कलर होता है, और जो नेक्स्ट है इसका कम्प्लीटली ग्रीन कलर होता है। तो ऐसे ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो ये रहेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ योर हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट में जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से अमोनिया में लेता है, अमोनिया 6 और फिर यहाँ पे 5 ही अमोनिया विच आर एक्टिंग एज लिगेंड, यहाँ पे 4, तो उनको बताएंगे सॉल्वेट आइसोमर्स। तो ये भी आपको आना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब नेक्स्ट आइसोमर्स की बात करेंगे जिनको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप कोऑर्डिनेशन, है ना,
कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ज़रा बता दो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आप किन को बताएंगे? मतलब ये भी आइसोमर्स है, मतलब इनकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो डेफिनेटली सेम होगी, है ना। डिफरेंस कहाँ पे होगा? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कैटायन आपका होता है और एनायन होता है, दोनों कम्प्लेक्सेस होते हैं, और यहाँ पे सिंपली लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आपको दिया जाता है, लेट्स से यहाँ पे लिखा गया है कॉपर है और इसके साथ अमोनिया के लिगेंड्स है NH3 ये पूरा एक कम्प्लेक्स कैटायन है यहाँ पे आपके पास, और उसके बाद लेट्स से आपको लिखा गया है यहाँ पे प्लैटिनम और Cl लिगेंड है। Cl कैसा लिगेंड होता है? एनायनिक लिगेंड है, राइट। तो ये पूरा एनायन है यहाँ से यहाँ तक, और कम्प्लेक्स एनायन है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कम्प्लेक्स कैटायन है आपका, राइट। तो मुझे यहाँ पे बता दो आप, अगर ये एक कम्प्लेक्स, ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट, और दूसरा आपको अगर दिया जाता है लेट्स से जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ये आपके पास है लेट्स से प्लैटिनम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है NH3 और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कॉपर और यहाँ पे Cl4, राइट। तो बता दो इन दो में कहाँ पे डिफरेंस है? ये दो आपके आइसोमर्स है, डेफिनेटली इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस ये है यहाँ एक तो देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है वही कम्प्लेक्सेस दिखाएंगे जिनमें आपका कैटायन और एनायन दोनों क्या होने चाहिए? कम्प्लेक्स होने चाहिए। कम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन, कम्प्लेक्स कैटायन और एनायन। देखो बाकी में जैसे अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कम्प्लेक्सेस के, जब मैं IUPAC नाम बता रहा था तो वहाँ पे लिखा गया था पोटेशियम, राइट, ये आयन अगर होगा K पॉजिटिव, ये तो सिंपल कैटायन है। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन है, ये तो सिंपल एनायन है, राइट। आपके पास यहाँ पे कम्प्लेक्स कैटायन भी होना चाहिए और एनायन भी होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये डिफ़र कहाँ पे हो रहा है? देखो कॉपर के साथ यहाँ पे अमोनिया लिगेंड्स है, और यहाँ पे कॉपर के साथ Cl लिगेंड है, और यहाँ पे प्लैटिनम के साथ Cl था, अब यहाँ पे प्लैटिनम के साथ NH3। तो बस ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर कोई भी कम्प्लेक्स आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है तो आपको आना चाहिए बताना कि क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, या क्या ये हाइड्रेट है, या नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज़ द लिंकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा लिंकेज आइसोमर्स, आप लिखेंगे यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। पूरा ये आप रिवाइज करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है? बस यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे होता है जो हमने पढ़ा है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से लिगेंड्स होते हैं? जो मोनोडेंटेट होते हैं पर इनके अंदर दो डोनर एटम्स होते हैं, डोनर साइट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, पर एक टाइम पे एक ही बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोबाल्ट है, लेट से आपके पास NH3 लिगेंड है होल 5, और यहाँ पे लेट से मैं लिख रहा हूँ ONO लिगेंड है, ONO, ठीक है। तो मुझे बता दो यहाँ पे लेट से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा कम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ दैट इज़ यही सेम, दैट इज़ कोबाल्ट NH3, यहाँ पे भी 5, पर यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ NO2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली ये आपका जो लिगेंड है, यहाँ पे कौन सा लिगेंड, दैट्स ONO, या इसको आप ऐसे लिखो NO2, ये तो सेम लिगेंड है पर एम्बीडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन ने बनाया है, तो ये कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आइसोमर्स जो है दे आर फॉर्मड बाय एम्बीडेंट लिगेंड्स, या जिनको आप एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब ये है, देखो इनका कलर भी डिफरेंट होगा। जैसे ONO जो है इसका रेड कलर होता है, ठीक है, और ये जो आपका है इसका येलो कलर होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका कलर जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने D and F में भी वहाँ पे पढ़ा किसकी वजह से कलर होता है ना, DD ट्रांजिशन। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि जब आप नाम देंगे इस लिगेंड का नाम कैसे आप देंगे? इसका नाम सिंपली आप लिखेंगे नाइट्राइटो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, O। और यहाँ पे कैसे नाम देंगे? जब आप नाम देंगे नाइट्राइटो N, तो बहुत ही ईजी है और इसको आप याद रखेंगे। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विच कम्प्लेक्सेस विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको आप क्या कहते हैं? सिस्ट्रानस आइसोमेरिज्म कहते हैं, सिस्ट्रानस आइसोमर्स। आपको बताना है कौन सा नहीं दिखाएगा, विल नॉट शो, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखेंगे, विल नॉट शो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन से कम्प्लेक्सेस नहीं दिखाएंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले ये है कि ऐसे कम्प्लेक्सेस, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है
2 एंड 3, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा वो नहीं दिखाएंगे, डेफिनेटली नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे तो सिस ट्रांस पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लो, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेट्स से आपके पास है AgCN, यहाँ पे लिगेंड है CN, आपका लिगेंड है CN होल ट्वाइस, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे मुझे बता दो CN मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो मुझे बता दो क्या ये दिखाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल, नो इट विल नॉट शो। जहाँ पे 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, वो भी नहीं दिखाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, और कौन नहीं दिखाता है, ऐसी कम्प्लेक्सेस जिनमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 होगा, पर इनकी अगर होगी सिमेट्रिकल शेप, दैट इज टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है तो वहाँ पे क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है, वो दिखाएगा, नो नहीं दिखाएगा। तो आप याद रखेंगे कि दैट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है पर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, वो भी नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, ये निकल है, इसके साथ 4 Cl लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, तो ये यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज़ अब अगर आपके पास कम्प्लेक्सेस है, अब अगर आपके पास कम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पे ये स्क्वायर प्लानर है, स्क्वायर प्लानर तो दिखाएगा डेफिनेटली, पर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है कि जहाँ पे पॉसिबल नहीं है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसे कहाँ पे, जैसे अगर ये मेटल है और ये 3 लिगेंड्स सेम तरह के है, मतलब A3B टाइप, ऐसा कोई है तो ये भी नहीं दिखाएगा, है ना, ये भी नहीं दिखाएगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे, चाहे ऐसे लिखा हो या चाहे ऐसे MAB3 टाइप, है ना। तो ऐसी तरह के कम्प्लेक्सेस सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। बाद में एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल मेटल में निकल ले रहा हूँ, लेट्स से A जो आपका यहाँ पे A3 है ना, लेट्स से Cl3 है, ओके, लेट्स टेक B एज योर ब्रोमीन Br, है ना, Br लिगेंड, तो ये नहीं दिखाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ज़रा मुझे बता दो, अगर आपके पास है M मेटल है और चारों के 4 लिगेंड सेम है, उसको क्या सिस ट्रांस बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते हैं, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो नेक्स्ट जो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में कौन नहीं दिखाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सो यू विल रिमेंबर सिंपली, अगर आपके पास है M और उसके बाद 6 लिगेंड सिमिलर है, मतलब MA6 टाइप, ये नहीं दिखाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिमिलरली इफ़ यू आर जस्ट हैविंग 5 लिगेंड सेम है, मतलब A5B टाइप, तो ये भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं MAB5 टाइप, है ना, वो भी नहीं दिखाएगा। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में। हाँ, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है दैट इफ़ यू आर जस्ट हैविंग MA3B3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो आंसर इसका होगा यस, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाता है, पर उन आइसोमर्स का स्पेशल नेम है जो ऑलरेडी आपने क्लास में डिटेल में पढ़ा है, बस यहाँ पे मैं बताऊंगा। एक आपका होता है फेशियल, राइट, वन इज़ कॉल्ड फैक आइसोमर दैट इज़ फेशियल, और दूसरा जो होता है दैट इज़ द मर आइसोमर, जिसको आप कहते हैं मेरिडोनियल, ठीक है ना। तो ऐसा जो भी कम्प्लेक्स आपको दिया जाता है एग्जाम में, फॉर एग्जांपल यूजुअली जो कम्प्लेक्स आपको एग्जाम में दिया जाता है दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, कि आपके पास कोबाल्ट है और उसके बाद NH3, ये आप NH3 जो है यहाँ पे 3 लिगेंड्स हैं, राइट, और उसके बाद आपके पास Cl है और ये भी 3 है, दैट मीन्स इट इज़ जस्ट MA3B3 टाइप। तो ये आपका दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये एक बनाएगा फेशियल, दूसरा मेरिडोनियल, ये आपने क्लास में डिटेल में सीखा है। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाता है दैट इफ़ यू आर जस्ट हैविंग द कम्प्लेक्स दैट इज़ मेटल है आपके पास और चारों के 4 लिगेंड्स डिफरेंट है, मतलब ABCD टाइप, ये कम्प्लेक्स जो है आपके पास स्क्वायर प्लानर है, मतलब ये भी दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे दैट ये बनाता है 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे यूजुअली आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है दैट विल बी द कम्प्लेक्स दैट ऑफ प्लैटिनम, है ना, प्लैटिनम आपको दिया जाता है और इसके साथ जो लिगेंड्स होते हैं जस्ट लाइक दिस, अमोनिया होगा एक लिगेंड और दूसरा आपका Cl लिगेंड होता है और तीसरा पायरिडीन होता है, ठीक है, और चौथा यहाँ पे Br लिगेंड। तो ये चारों के 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो ये इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये मैंने क्लास में डिटेल में आपको बताया है कि सिंपली आप क्या करेंगे, एक लिगेंड को फिक्सड रखेंगे और फिर 2 की पोजीशन जो है चेंज आप करेंगे, तो वहाँ पे 3 आइसोमर इसके बन जाएंगे सिस ट्रांस नहीं, उनको सिंपली आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो 3 इसके बनते हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज़ आपको बताना है विच टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
देखो कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो देख लेते हैं इसको कैसे आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रखेंगे, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब Ma2 B2 C2 टाइप, ऐसा कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है तो वो दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अच्छा, पहले यहाँ पे ये बताओ मुझे कि कौन दिखाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? वही दिखाएगा जिसके क्या बनेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे आपके पास है, ये है आपके पास मेटल, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। तो एक है यहाँ पे लेट्स से क्या है आपके पास A2 है, ठीक है ना, B2 है और उसके बाद C2। मुझे बताओ अगर यहाँ पे आप क्या रखेंगे, मिरर रखेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे मिरर इमेज इसकी बनेगी, यहाँ पे मिरर इमेज, राइट। अगर वो मिरर इमेज और ये मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है, आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो दैट मीन्स एक अगर जो आपका कंपाउंड होता है वो रोटेट करेगा प्लान पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस साइन से दिखाते हैं या डी से। तो डेफिनेटली जो उसकी जो मिरर इमेज, मतलब दूसरा उसका जो आइसोमर है, वो आपका फिर होगा लिवो, दैट मीन्स दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव आर स्मॉल एल। ये जो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डी एल नोमेनक्लेचर क्या होता है और एस नोमेनक्लेचर क्या है, स्मॉल डी एल क्या है, ठीक है। तो उसकी लिंक जो है यहाँ ऊपर दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन दिखा सकता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव। तो दैट मीन्स आप याद रखेंगे मेटल अगर है आपके पास और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, होमोन्यूक्लियर बाइडेंटेड, मतलब AA2BC टाइप, तो ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। AE का मतलब जैसे आपने देखा EN, ईथेन 1,2 है ना, डाइअमाइन, दैट्स यूर बाइडेंटेड होमोन्यूक्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आप याद रखेंगे, दैट्स अगर आपके पास है MAA होल थ्राइस, ये कोई भी कम्प्लेक्स इस तरह का, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसमें यूजुअली जो एग्जांपल पूछी जाती है इस वाले कम्प्लेक्स में, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, ये कम्प्लेक्स बार बार पूछा जाता है, दैट्स कोबाल्ट है और EN होल थ्राइस। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? डेफिनेटली इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है, जब आप बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है ऑन इट्स कंपाउंड। तो ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो आप यहाँ पे देख लेना, ये जो मैंने यहाँ पे बता दिया दैट्स MAA2BC टाइप है ना, इसका सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, राइट। अच्छा चलो, ये जो मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विस्पर थ्योरी। विस्पर नहीं है, ये VBT है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट ये जो कम्प्लेक्स है, दिस वन इज़ योर स्क्वायर प्लानर और ये डायमैग्नेटिक होता है, और दूसरा जो है दैट इज़ दिस वन, ये टेट्राहेड्रल होता है और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिज्म है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो ऐसा क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है और VBT से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी दिस वन। सो लेट मी रब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये जो कम्प्लेक्स है दैट इज़ निकल है और इसके साथ CN लिगेंड है, CN4 यहाँ पे 2 नेगेटिव है ये। और दूसरा जो कम्प्लेक्स आपको दिया गया है दैट्स निकल है और यहाँ पे Cl लिगेंड है और यहाँ पे भी 4 है और 2 नेगेटिव। बस लिगेंड यहाँ पे डिफरेंट है और इसी के बेस पे इनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, राइट। तो बस ये हमें VBT से एक्सप्लेन करना है। तो देख लो यहाँ पे दिया गया है दैट दिस वन इज़ योर स्क्वायर प्लानर और ये जो दिया गया है दिस वन इज़ योर टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो दिया गया है दिस वन इज़ योर डायमैग्नेटिक, राइट, और ये जो दिया गया है दिस इज़ योर पैरामैग्नेटिक, राइट।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सिंपली आपको देखना है यहाँ पे निकल है आपके पास, राइट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्गन 18 है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे 3d8 4s2, ऐसे होता है ये। अब यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो आप क्या लिखेंगे निकल 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, कहाँ से करेगा लॉस 4s से, तो मतलब वहाँ पे बचेगा 3d8 है ये आपके पास, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसके d ऑर्बिटल्स, है ना, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे है ये dxy dyz dzx है ना, dx² y² dz², ये 5 है। अब देखो d8 है तो कैसे आप देंगे, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 देन 6 7 एंड 8, राइट, d8। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे उसके बाद ये क्या है आपके, ये है 3d ऑर्बिटल्स, उसके बाद क्या होता है 4s में आप कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एम्प्टी है। 4s के बाद कौन सा आपका होता है 4p ऑर्बिटल्स, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देख लो 3d है, मतलब थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इसकी ऑर्बिटल्स है, ये है आपका 4p सब शेल। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लानर कब होगा, जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी dsp2, तभी तो होता है स्क्वायर प्लानर, और जब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 तभी तो होगा क्या टेट्राहेड्रल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है VBT से, तो देखो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे CN लिगेंड है, बताओ CN सायानो या सायानिडो कैसा लिगेंड है, CN जो है इट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बस ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, मतलब पेयरिंग होगी। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पेयरिंग होगी, ठीक है। तो अब ये जो D बचा यहाँ पे एम्प्टी dsp2, ये हो जाएंगे इंटरमिक्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन dsp2। तो बताओ अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी, राइट। और ये फिर क्या है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है ना, ये जो अनपेयर्ड यहाँ पे था ये अब यहाँ पे पेयर्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग होती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बस यही आपको यहाँ पे याद रखना है, यही डिफरेंस है दैट CN यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और यहाँ पे क्या है वीक फील्ड। तो बस यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका होगा स्क्वायर प्लानर, ये आपका होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, N0 है। अच्छा अब मुझे बता दो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी नहीं है तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। नेक्स्ट मुझे बता दो क्या ये कलर्ड होगा या कलरलेस, तो डेफिनेटली ये होगा आपका कलरलेस, क्योंकि इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगी, इंपॉर्टेंट रहेगा, कलरलेस होगा और ये आपका कलर्ड होगा। अब आ जाओ इसमें आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे इसमें आपके पास बस वही यहाँ पे पेयरिंग नहीं दिखाना है, बस इंपॉर्टेंट यही है डिफरेंस। देखो यहाँ पे ये D के मैं 5 ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे अगर पेयरिंग नहीं होगी तो मतलब ये तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि Cl जो आपका है क्लोरिडो जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे आप S है 4s और उसके बाद आपके पास 4p है, तो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 होगी तो क्या होगा टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, 0 कभी नहीं आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो वो कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी आपने सीखा है D एंड F ब्लॉक में, जो इससे पहले चैप्टर मैंने अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कलर dd ट्रांजिशन ये पूरा वहाँ पर डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, और यहाँ से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा जैसे निकल का कम्प्लेक्स है, एक में ये लिगेंड है, दूसरे में ये वाला लिगेंड है, तो इनका कलर क्यों डिफरेंट है, इनकी ज्योमेट्री क्यों डिफरेंट है, इट इज़ एक्चुअली कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, फिर यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप कहाँ से याद रखते हैं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप याद रखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट ये है, देखो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको मैं बताऊँगा, आपको पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद नहीं रखनी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको पूरी याद नहीं रखनी है, बस यहाँ पे सिंपल आप शॉर्ट में याद रखेंगे। देखो जो मैं बताऊँगा बस उतना ही याद रखेंगे। यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन से होते हैं, बस यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ, बस उनको याद रखो। जैसे NO2 नेगेटिव है, जैसे CN लिगेंड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जैसे
बाइपैरिडीन है आपके पास, फिनेंथ्रीन, बस ये आपके है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इनको याद रखो। वीक फील्ड लिगेंड्स में सिंपली आप याद रखो हैलाइड्स है ना, हेलोजन्स, जैसे F नेगेटिव है ना, X से इनको दिखाया जाता है, बाद में आप लिख सकते हैं फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो है ना, ये सभी कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स है। सिमिलरली मुझे ज़रा बता दो हाइड्रोक्साइड, दैट्स OH नेगेटिव है ना, या ऑक्सीलेटो आयन, ये सभी कैसे हैं, ये है वीक फील्ड। और बीच में अमोनिया जो आप याद रख सकते हैं वो इंटरमीडिएट, मतलब नीदर इट इज़ वेरी वीक फील्ड नॉर इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये बीच में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये होते हैं आपके क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये वीक फील्ड लिगेंड्स, बस यही है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, ठीक है, जहाँ पे लिगेंड्स को एक्चुअली रखा जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, दैट इज़ जिसको डेल्टा से दिखाया जाता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस कम्प्लेक्स इज़ इनर ऑर्बिटल, और ये जो दूसरा कम्प्लेक्स है ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको जो यहाँ पे कम्प्लेक्स दिया गया है, किसका दिया गया है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कोबाल्ट का दिया गया है, और यहाँ पे ये NH36 है और ट्रैवलेंट पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो कम्प्लेक्स आपको दिया गया है वो निकल का दिया गया है, और यहाँ पे भी सेम लिगेंड। अब देखो लिगेंड यहाँ पे सेम है दोनों में, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, है ना। डिफरेंस यहाँ पे एक तो मेटल डिफरेंट है, और दूसरा फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इनका डिफरेंट। यहाँ पे देखो +2 चार्ज, यहाँ पे +3 है। देख लो यहाँ पे क्या है, ये कोबाल्ट जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, है ना, कोबाल्ट 27। तो मुझे बता दो क्या होगा यहाँ पे, आर्गन 18 और उसके बाद 3d 7 4s2, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, मतलब कोबाल्ट ट्रैवलेंट पॉजिटिव है ये, तो दैट मीन्स इट विल बी 3d6 है यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे निकल है ना, कोबाल्ट के बाद निकल होता है 28 एटॉमिक नंबर, दैट्स आर्गन 18, उसके बाद 3d8 4s2, और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, मतलब निकल 2 पॉजिटिव है ये, निकल डाइवैलेंट पॉजिटिव, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस करेगा, मतलब ये 3d8 है। तो बस यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब देख लो ये 3d6 है, क्या है ये 3d6, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको 3d6। पहले बता दो d ऑर्बिटल है आपके पास, है ना, इसमें कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। d6 है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है यहाँ। और यहाँ पे मुझे बताओ क्वेश्चन में फिर से क्या दिया गया था आपको, ये जो कम्प्लेक्स है दिस इज़ इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो कम्प्लेक्स आपको दिया गया है दिस वन इज़ आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। अगर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, डेफिनेटली D2sp3 है ना, ऑक्टाहेड्रल है ना, ये 6 लिगेंड्स है यहाँ पे बता दो। अगर ये आउटर ऑर्बिटल है तो क्या होगी sp3d2, ये आपने डिटेल में क्लास में पढ़ा है, बस रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे बता दो यहाँ पे सिंपली ये अगर आपके पास है 3d, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4s एम्पटी, उसके बाद मुझे बता दो 4p3 है ना। तो अगर ये इनर ऑर्बिटल है मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी है D2sp3, तो D2 मतलब पहले तो यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए वैकेंट। तो कैसे वैकेंट होंगे, देखो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी, आप लिखेंगे पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो मुझे बता दो अगर यहाँ पे पेयरिंग हो रही है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, पेयरिंग होगी, और ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, पेयरिंग होगी, तो मतलब ये 2 ऑर्बिटल्स आप क्या होंगे, ये एम्प्टी होंगे ना। हाँ आप लिखो यहाँ पे, ये यहाँ पे पेयरिंग होगी, ठीक है। और ये D2 एम्प्टी यहाँ पे अब हो गए, 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स है ना, D2 और उसके बाद एक s और यहाँ पे p3, D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है ये। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसी पे आपको कमेंट करना था कि ये क्यों है इनर ऑर्बिटल। अब बता दो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे D8 है, ठीक है ना, D8 है, तो दैट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक दिस, ये आपके D के 5 ऑर्बिटल्स है, राइट, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे D8 है ये, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उसके बाद क्या होगा 4s होगा, उसके बाद 4p3 होंगे, है ना, और उसके बाद आपका होगा 4d, और उसमें भी कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये आपका 4s है, 4p है और 4d है। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, ये जो d के 2 है यहाँ पे कौन से d है 3d, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d2, मतलब ये s
पी के ये 3 और डी के यहाँ से 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आउटर डी है, 4d ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दैट्स वाई ये आपका आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे अमोनिया यहाँ पे भी है, अमोनिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हुई और यहाँ पे पेयरिंग क्यों हुई? तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप एक्चुअली फैक्टर्स यहाँ पे याद रखेंगे, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दैट आप याद रखेंगे कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जिसको आप डेल्टा से दिखाते हैं ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है लिगेंड पे, एक तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा, है ना। वो तो मैंने बताया, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे क्या होती है? पेयरिंग होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं होगा, पर यहाँ पे तो लिगेंड सेम है। फिर किस पे डिपेंड ये कर रहा है? ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा। तो देख लो यहाँ पे कोबाल्ट किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे निकल किस में है? +2। तो +2 में जो है स्प्लिटिंग यहाँ पे उतनी नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि +3 में। तो इसलिए आप याद रखेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 +4 +5, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी होगा वहाँ पे स्प्लिटिंग होती है और वहाँ पे पेयरिंग होगी, और यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे थर्ड फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि जियोमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में एज़ कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट मुझे बता दो दैट ये आल्सो डिपेंड करता है किस पे? पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, पोजीशन जो यहाँ पे एक्चुअली आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी पोजीशन पे। जैसे देखो, अगर यहाँ पे ये कोबाल्ट और निकल है ना, ये किस सीरीज़ के है ये, है ना, 3D सीरीज़ के मेटल्स। पर मुझे बता दो अगर आपके पास है 4D सीरीज़ का मेटल होगा या आपके पास है 5D सीरीज़ का, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे पेयरिंग तो होनी ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से आपके पास है, लेट्स से आयरन है, रुथेनियम है और ऑस्मियम है। मुझे बता दो आयरन किस सीरीज़ का है? 3D सीरीज़ का, और ये किसका है? 4D सीरीज़, ये 5D। तो मुझे बता दो रुथेनियम और ऑस्मियम जो अगर कहीं पे इनका कम्प्लेक्स आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप पेयरिंग करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, दैट इज़ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, है ना। इनमें क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी हाउ to differentiate this, what is the actual difference between inner orbital and outer orbital। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या करेंगे आप लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स एक साइड और दूसरे साइड आप क्या लिखेंगे? आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। तो ज़रा बता दो फर्स्ट डिफरेंस, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन और हर एक को आना चाहिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट आप याद रखेंगे, देखो ये जो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस होते हैं ये होते हैं लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? ये इंपॉर्टेंट है। लो स्पिन का मतलब आप सिंपली बताएंगे यहाँ पे कि दे हैव लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली आप क्या लिखेंगे? लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। बताओ मुझे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कम होगा ना। हैव लेस मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालते हैं म्यू से दिखाते हैं उसको हम, है ना, ये आपने पढ़ा। तो ज़रा बता दो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप फिर? अपोजिट ना, दैट इज़ ये आपके होंगे हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कम्प्लेक्स, सिंपली हाई स्पिन कम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट बता दो, ये इनमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बता दो यहाँ पे हैव लेस मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैव मोर मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज़ म्यू का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इंपॉर्टेंट है, इजी है ना। तो बता दो फोर्थ पॉइंट डिफरेंस यहाँ पे जो आप याद रखेंगे कि इनमें इनर ऑर्बिटल का मतलब ही है कि इसमें जो डी यूज़ होगा दैट विल बी 3D, मतलब D to sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। और कौन सा D यूज़ होता है? 3D। यहाँ पे आप याद रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3d2 और यहाँ पे जो यूज़ होता है D ऑर्बिटल दैट इज़ 4D, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट मुझे बता दो यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस आप लिखेंगे, दैट इज़ ये जो होते हैं आपके पास दे आर फॉर्मड बाय, हाँ,
किन लिगेंड से ये बनेंगे? सो फॉर्मड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने एग्जांपल दे दिए, उतने ही आप याद रखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे आप दैट दे आर फॉर्मड बाय, है ना, कौन से लिगेंड्स बनाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स इनको बनाएंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट दीज आर लेस रिएक्टिव, ये होते हैं कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और ये फिर क्या होंगे? लिखेंगे आप यहाँ पे दैट दीज आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव। कौन से वाले? आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कभी नहीं भूलेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। दैट इज़ यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग एनर्जी इट इज़ ग्रेटर देन पियरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पियरिंग एनर्जी से। और यहाँ पे आप याद रखेंगे पियरिंग एनर्जी ज़्यादा है स्प्लिटिंग, मतलब पियरिंग के लिए एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तभी यहाँ पे पियरिंग नहीं होती है। सिंपली याद रखो नो पियरिंग, है ना। कहाँ पे? यहाँ पे पियरिंग नहीं होती है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में, तभी तो ये आउटर है, तभी तो यहाँ पे sp3d2 है। और यहाँ पे क्या होती है? पियरिंग होती है। क्यों? क्योंकि पियरिंग एनर्जी कम है, हमें कम एनर्जी यहाँ पे लगती है पियरिंग के लिए, तो ईजिली पियरिंग होगी। क्योंकि स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, पियरिंग एनर्जी से, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ पे डिफरेंस। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, वो ये है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देख लो, जैसे अगर आपने ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जो है इसकी स्प्लिटिंग पढ़ी होगी, मतलब क्रिस्टल, ये जो आपके पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, तो यहाँ पे क्या होता है? जो D के 5 ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं किस किस सेट में? T2G सेट और EG सेट में, है ना। ट्रिपली डिजनरेट दैट इज़ T2G सेट, और यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज़ EG सेट, डबली डिजनरेट जिसको आप कहते हैं। और यहाँ पे आपको हर एक को याद होना चाहिए DXY, DYZ एंड DZX, ये आपके है T2G सेट में। और EG में जो 2 ऑर्बिटल्स है दैट इज़ DX² -Y² एंड DZ²। अब मुझे यहाँ पे बताओ ये कि व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो इन 2 सेट ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को तो कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे आप? सिंपली इट इज़ द डिफरेंस इन एनर्जी, इट इज़ द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन T2G सेट ऑर्बिटल्स एंड EG सेट ऑर्बिटल्स। करेक्ट, बहुत ही ईजी है। इसी को आप यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डेल्टा O से दिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये होगा डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। अब लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बार बार पूछा जाता है ना यहाँ से। देखो, डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना है हर एक केस में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या रोल है, कहाँ पे? बायोलॉजिकल सिस्टम में, इंडस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब मेटलर्जी में। हर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा और ये ईजिली आपको समझ में भी आएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा आप रिवाइज करके जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगा वैसे ही आप याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो कहाँ पे है? बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको बताना है। बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो ज़रा बता दो, आपने पढ़ा होगा, है ना। क्लोरोफिल जो आपका है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, उसमें कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। और ये चीलेट कम्प्लेक्स है। आई होप यू हैव रिमेंबर्ड व्हाट इज़ चीलेट कम्प्लेक्स, है ना, मतलब जहाँ पे चीलेटिंग लिगेंड होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैग्नीशियम जो है क्या बनाता है? रिंग बनाता है लिगेंड के साथ, चीलेटिंग लिगेंड है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली हीमोग्लोबिन है आपके पास, HB से हम दिखाते हैं हीमोग्लोबिन, इसके अंदर कौन सा सेंट्रल मेटल एटम होता है? आयरन होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? चीलेट कम्प्लेक्स है। तो ये आप कहाँ पे याद रखेंगे? सिंपली दैट बायोलॉजिकल एप्लीकेशन या बायोलॉजिकल सिस्टम में सिंपली आप याद रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और आयरन में, आयरन जो है कहाँ पे होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ आपको बताना है कहाँ पे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। इंडस्ट्री में कहाँ पे इन कम्प्लेक्सेस का यूज़ किया जाता है? तो दैट मीन्स आप याद रखेंगे ये जो क्लोरोफिल है और हीमोग्लोबिन है, ये पूरा कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ पे बनता है, ठीक है, इन मेटल्स के साथ। इनको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, ईजी है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंडस्ट्री में। देखो, इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कम्प्लेक्सेस का यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलीमर इंडस्ट्री में, ठीक है, जैसे पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, जैसे डाइज जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ पे मॉर्डेंट्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा, देखो मॉर्डेंट क्या होता है, आप इसको याद रखेंगे, मॉर्डेंट्स, ठीक है। देखो हमारे पास एक डाई है जिसका नाम है एलिज़ारिन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़
alizarin, ये एक डाई है। alizarin डाई जो है इट डू नॉट हैव एनी नेचुरल एफिनिटी टूवर्ड्स द फाइबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी फाइबर है, क्लॉथ है, उसके साथ इसकी कोई भी एफिनिटी नहीं है, मतलब ये इसके साथ अट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो अब कैसे करेंगे फिर? फाइबर पे हमें डाई करना है, इसका कलर चेंज करना है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मॉर्डेंट्स का। यहाँ पे इसका रोल होता है मॉर्डेंट का, मतलब ये हेल्प करेगा इस डाई को अट्रैक्ट होने में टूवर्ड्स दिस फाइबर। तो यहाँ पे मॉर्डेंट क्या यूज़ किया जाता है? दे आर सिंपली योर साल्ट्स, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ अल्मोनियम और क्रोमियम। ऑक्साइड्स ऑफ अल्मोनियम और क्रोमियम होता है। अब इनका रोल यहाँ पे क्या है कि ये बनाते हैं कम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दैट मीन्स व्हेन दीज डाइज दे आर अप्लाइड इन प्रेजेंस ऑफ दीज मॉर्डेंट्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। सी जो आपका है दैट इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखो थर्ड और सी, ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सिंपली आप याद रखेंगे दैट ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना और फिर उनका एस्टिमेशन, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगा, फॉर एग्जांपल आपको निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन इसको डिटेक्ट करना है, तो कैसे किया जाता है? सिंपली DMG लिगेंड के साथ ट्रीट करेंगे, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड के साथ, तो यहाँ पे कम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ निकल DMG। निकल के साथ DMG कम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है और इसका कलर होता है रेड। इसको याद रखेंगे, ये हायर ऑर्डर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि यहाँ पे इसका रेड कलर होता है, निकल DMG कम्प्लेक्स का रेड कलर। तो रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये यहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट, जैसे अगर आपको कॉपर को डिटेक्ट करना होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर आयन है, इसको डिटेक्ट करना है, सिंपली किसके साथ ट्रीट किया जाता है? लिगेंड के साथ, अमोनिया, वहाँ पे कम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे? दैट इज़ दिस वन, टेट्रामाइन है ना, कॉपर, और उसके बाद सेकेंड आयन, ये कम्प्लेक्स बनेगा, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। इसका कलर होता है डीप ब्लू। डीप ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव। ऐसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद एस्टिमेट करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लिखेंगे, दैट वाज यू हैव टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो बता दो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज़ होता है? आपने बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो पढ़ी है दैट इज़ द सिस्प्लैटन, है ना, आपने सुना होगा सिस्प्लैटन। सिस्प्लैटन जो है इट इज़ जस्ट लाइक दिस, सिंपली वी आर हैविंग प्लैटिनम का ये कम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लानर लाइक दिस, 2 क्लोरीन जो है Cl सेम साइड पे है, सिस बताएंगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे NH3 लिगेंड। तो ये जो सिस्प्लैटन है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है? पढ़ा है आपने ये, ठीक है, दैट इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, राइट। कैंसर थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। तो सिस्प्लैटन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें कौन सा मेटल है और लिगेंड्स कौन से हैं सिस्प्लैटन में, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे जो बार बार पूछा जाता है, विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें कौन सा मेटल होता है? तो कोबाल्ट होता है, इसको याद रखेंगे, कोबाल्ट होता है मेटल, एंड इट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ये जो विटामिन B12 है किसके लिए यूज़ होता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। इसको आप लिखेंगे जब भी क्या होगा, RBCs की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे फिर विटामिन B12 प्रिस्क्राइब किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली आप याद रखेंगे दैट एडिटा जो है, एडिटा कम्प्लेक्स, एडिटा जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड जो हमने इससे पहले देखा, ये जो है चिलेशन विद एडिटा इट इज़ यूज्ड फॉर लेड पॉइजनिंग। इसको हम यूज़ करते हैं लेड पॉइजनिंग। अगर किसी पर्सन के बॉडी के अंदर लेड चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपली उसको एडिटा दिया जाता है, तो वहाँ पे ये उस लेड के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा और जो ईजिली फिर एक्सक्रीट होता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये एप्लीकेशन रहेगी मेडिसिनल केमिस्ट्री। और फिर जो लास्ट है दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस या मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, वहाँ पे एप्लीकेशन हम देखते हैं और इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो दैट इज़ द लास्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब जहाँ पे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मुझे बता दो, ये आपके पास है लेट्स से सिल्वर,
इसने एक कम्प्लेक्स बनाया हुआ है दिस साइनाइड लिगेंड के साथ, ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे दैट सिंपली सिल्वर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, बस एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, जिंक के साथ। तो यहाँ पे पूरा सिल्वर एक्सट्रैक्ट होगा, इसको हम निकालेंगे यहाँ से और जिंक रिप्लेस करेगा सिल्वर, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो यहाँ पे जिंक बनाएगा अब Cn के साथ कम्प्लेक्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या किया हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए, क्या किया, पहले सिल्वर का सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, इसका कम्प्लेक्स बनाया सिंपली बाय ट्रीटिंग विद लिगेंड Cn, लिगेंड के साथ कम्प्लेक्स बनाया जाता है, फिर मोर रिएक्टिव मेटल के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं ताकि वहाँ से इजीली इसको आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे सिमिलरली गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो गोल्ड का पहले कम्प्लेक्स बनाया जाता है जैसे Cn के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें और इसमें 2 है ना, ये हर एक को आना चाहिए। तो इसको भी किसके साथ ट्रीट करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल जिंक के साथ। तो यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा, गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बाकी यहाँ पे बनेगा जिंक का सैम कम्प्लेक्स दैट इज़ ZnCN4 2 नेगेटिव, है ना। तो इसका नाम आपको आना चाहिए देना, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट मुझे बता दो, अगर देखो प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ होता है, जैसे निकल है, लेट्स से ये इम्प्योर मेटल है, निकल इम्प्योर है, देखो कैसे उसको प्यूरिफाई किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के साथ इसको पहले ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बनाया जाता है इसका कम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनाइल निकल, जो मैंने पहले बताया था टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस एट 300 to 350 केल्विन, मतलब लो टेम्परेचर पे। अब देखो क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, इसको डिकम्पोज किया जाता है 450 केल्विन पे, इसको हीट डिकम्पोज किया जाता है और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से बाहर निकलेगा, CO, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, और फिर से आपको मिलेगा निकल। पर ये जो निकल मिला ये आपका प्योर होगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो फाइनली आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे, वो ये है, आपको पूछा जाता है यहाँ से, अगर हॉट्स की हम बात करेंगे, किसी वक्त ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो एडिटा है दैट्स इथाइलिन है ना, डायमीन टेट्राएसीटेट, मुझे बता दो ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इट्स आल्सो यूज्ड टू रिमूव, इट इज़, आप लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पूछा जा सकता है, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव किया जाता है बाय ट्रीटिंग विद एडिटा, पर कैसे, वहाँ पे क्या होता है ये पूछा जा सकता है कि कैसे ये रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर। मुझे बता दो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैल्शियम आयन, है ना, एंड मैग्नीशियम आयन्स, आपने ये पढ़ा है, ड्यू टू दीज आयन्स वाटर आपका हार्ड वाटर होता है। तो मुझे बता दो ये कैसे रिमूव करेगा हार्डनेस, देखो ये रिमूव ऐसे करेगा हार्डनेस कि जो आपका ADT है ये कम्प्लेक्स बनाएगा इनके साथ, जिन आयन्स की वजह से हार्डनेस है उनके साथ ये क्या बनाएगा, देयर विल बी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे इनके साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, राइट। और जो ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है वो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल, राइट। कम्प्लेक्सेस जो यहाँ पे इनके साथ बनेंगे वो है वाटर इनसॉल्युबल। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली इसको फ़िल्टर करेंगे। तो जब फिल्टर करेंगे तो वाटर में तो ये आयन्स अब रहे ही नहीं, इन्होंने कम्प्लेक्स बनाया एडिटा के साथ और फिर ये वाटर इनसॉल्युबल है, सिंपली क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे और ये आयन्स वाटर से बाहर निकले तो वाटर आपका क्या बना, सॉफ्ट वाटर बना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप कि जितना भी मैंने यहाँ पे बताया ये पूरा आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड।